हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर क्रेडिट कंट्रोल ऑफ आरबीआई। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा था और आरबीआई के क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस क्या आरबीआई परफॉर्म करती है, उस पे हम लोगों ने पूरे स्टडी की थी। आज नेक्स्ट टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बता दूं। क्रेडिट कंट्रोल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे काफ़ी बार रिपीट हुआ है, काफ़ी बार पूछा गया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। तो देखिए क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल एक्चुअली? क्रेडिट कंट्रोल अगर हम बात करें तो नाम से ही समझ में आ जाएगा कि क्रेडिट यानी कहीं ना कहीं देश में मनी सप्लाई, वॉल्यूम ऑफ मनी से रिलेटेड एक चीज होती है क्रेडिट। आप किसको कितना क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, कितना उधारी है, ठीक है, कितना ड्यू है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देश में मॉनेटरी सप्लाई, देश की इकोनॉमी को रन करने में। लेकिन कई बार यही क्रेडिट समस्या भी बन जाता है, ठीक है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, ठीक है, अति किसी भी चीज की खराब होती है, उसी तरह से क्रेडिट एक जरूरत के बाद जब देश में वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट बढ़ जाता है तो फिर इकोनॉमी में इश्यूज हो जाते हैं, जिसके लिए आरबीआई काम करती है क्रेडिट को कंट्रोल करने की, जो कि आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट कंट्रोल। फाइन। तो देखो इसमें क्या लिखा है। क्रेडिट कंट्रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसका, आरबीआई का, यानी कि आरबीआई के द्वारा क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। क्रेडिट कंट्रोल इकोनॉमी में तो इसलिए जरूरी है ताकि देश स्मूथली काम चल सके, देश अच्छे से चल सके, देश में कोई इश्यू ना हो। इसके लिए आपका क्रेडिट कंट्रोल बहुत ही अनिवार्य है। By using credit control methods, RBI tries to maintain monetary stability। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट कंट्रोल इसीलिए करती है आरबीआई, सबसे पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, क्योंकि आरबीआई के अलावा और किसी को ऑथराइज नहीं क्रेडिट कंट्रोल करने का, ठीक। क्योंकि ये मॉनेटरी अथॉरिटी है, तो यही मॉनेटरी स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता लाने के लिए क्रेडिट कंट्रोल का काम करती है आरबीआई। अभी आरबीआई किस तरह क्रेडिट कंट्रोल करती है आइए पढ़ते हैं। उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव कंट्रोल और एक होता है क्वालिटेटिव कंट्रोल। इन्हीं दो तरीकों से हमारे देश में आरबीआई जो है वो क्रेडिट को कंट्रोल करती है। पहले आते हैं क्वांटिटेटिव कंट्रोल पे। एक लाइन में अगर हम बोले तो क्वांटिटेटिव कंट्रोल क्या है, टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ टोटल क्रेडिट। हमारे देश में इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, वॉल्यूम का मतलब टोटल अमाउंट, कितना क्रेडिट का है, अमाउंट ऑफ क्रेडिट कितना है, उसके लिए जो होता है क्रेडिट कंट्रोल को, उसको क्वांटिटेटिव कंट्रोल कहते हैं। यानी कि डायरेक्टली जो क्वांटिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं कितना, 1 लाख, सॉरी 10 करोड़ एग्जाम्पल, क्योंकि पूरे देश की बात करें, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, तो ये क्वांटिटी है। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव कंट्रोल। जब आप अमाउंट में मेजर कर सकते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़ क्रेडिट है और आप इसे कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव कंट्रोल। वॉल्यूम ऑफ टोटल क्रेडिट आपको कंट्रोल करना है। दूसरा होता है क्वालिटेटिव कंट्रोल। क्वालिटेटिव कंट्रोल की अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव कंट्रोल का मतलब होता है बिना मेजर किए, इनडायरेक्ट तरीकों से, क्योंकि क्वांटिटेटिव में हमने डायरेक्ट यूज किया, क्वालिटेटिव में इनडायरेक्ट तरीकों से, इनडायरेक्ट मेथड से जब हम करने का काम वही है, क्या कंट्रोल कर रहे हैं, क्रेडिट। लेकिन क्रेडिट की जो फ्लो है, मूवमेंट है, उसको रोक रहे हैं। क्वांटिटेटिव में डायरेक्टली हम कंट्रोल कर रहे हैं वॉल्यूम, और इसमें हम लोग फ्लो को, किस पैटर्न में है उस फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू आरबीआई करता है। ये दो मेथड ही है, इसके अलावा बाकी कोई और मेथड आपका नहीं होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जैसे कि मैंने बताया कि दो मेथड होते हैं। उसके बाद हम आते हैं सीधे क्वांटिटेटिव मेथड पे। क्वांटिटेटिव मेथड्स के सारे जितने भी मेथड्स हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में लेकिन आस्क एनी मेथड, ठीक है, इंडिविजुअली अलग से पूछ लेते हैं तो आपको सारे मेथड्स बहुत क्लियर होने चाहिए, चाहे वो एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव का पेपर हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो। फाइन, आगे बढ़ते देखिए। अब यहाँ पर ये बात बोली है कि क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, तो देखो इसमें लिखा है साफ साफ, इस मेथड में जो सेंट्रल बैंक है वो क्वांटिटी यानी कि कितना वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट देश में मौजूद है, जो कि किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, कमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है। कई तरीकों से कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करती है,
उस क्रेडिट जब वो बेलगाम हो जाता है या उसको कंट्रोल करने के लिए, लगाम में लाने के लिए कंट्रोल करती है आरबीआई। तो पहला मेथड अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव मेथड, जिसमें डायरेक्टली वो यूज करती है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई। पहला, बैंक रेट, बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज द रेट एट विच बिल्स आर डिस्काउंटेड एंड रीडिस्काउंटेड बाय द बैंक्स विद द सेंट्रल बैंक। यानी कि एक रेट तय करती है आरबीआई, फॉर एग्जांपल 4% या 5% आरबीआई ने तय किया। ये कौन तय कर रहा है? ये आरबीआई तय कर रही है। आरबीआई ने इसको डिसाइड किया। क्या किया? डिसाइड किया। 4% हो गया या 5% जो भी हो गया, आरबीआई ने डिसाइड किया। और इस रेट पर जो बिल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, वो बैंक्स, जितने भी बैंक्स कमर्शियल बैंक्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेगी? आरबीआई से डिस्काउंट या रीडिस्काउंट करेगी। ठीक है, इन्फ्लेशन के दौरान बैंक रेट बढ़ जाता है और डिफ्लेशन के दौरान बैंक रेट घट जाता है। इसको कुछ हम इस तरह से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मैंने बताया अभी, ठीक है, कि आरबीआई मॉनेटरी अथॉरिटी है हमारे देश में। आरबीआई क्या करती है? ये डिसाइड करती है कि बैंक रेट कितना होगा। तो आरबीआई ने बैंक रेट रखा फॉर एग्जांपल 4%। कितना रखा? 4%। तो जितने भी रिमेनिंग कमर्शियल बैंक्स होंगे, कौन से बैंक्स होंगे? कमर्शियल बैंक्स। जैसे हमने ले लिया फॉर एग्जांपल एसबीआई का एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है भारत का। एसबीआई को यही कमर्शियल, आरबीआई क्योंकि कमर्शियल है, कमर्शियल बैंक, चलो पूरा लिख देते हैं। आरबीआई से बैंक रेट, क्योंकि आरबीआई डिसाइड करता है, बैंक रेट डिसाइडेड। किसने डिसाइड किया है? आरबीआई ने डिसाइड किया है। तो अब क्या होगा? अब भाई आगे की कहानी देखते हैं। तो अब ये जो 4% है, ये बिल्स के रूप में, इसके रूप में, बिल्स के रूप में, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, डिस्काउंट या फिर रीडिस्काउंट करेगी। कौन? कमर्शियल बैंक। किसके थ्रू? सेंट्रल बैंक के थ्रू। यानी कि आरबीआई ने रेट तय कर दिया, बैंक रेट, एक रेट बता दिया 4%। अब ये जो 4% बैंक रेट बताया है आरबीआई ने, ये क्या है? तो ये यही है कि जो भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जितने भी हैं बैंक्स, वो अपना बिल्स जो होगा वो डिस्काउंट और रीडिस्काउंट करा सकती हैं इस रेट पर। किससे? सेंट्रल बैंक से। और सेंट्रल बैंक एक टाइटल दिया गया आरबीआई को, जो कि मैंने कल बताया भी था। ठीक है, तो ये होता है पहला मेथड। अब जब इन्फ्लेशन होता है, कौन सी कंडीशन आती है? इन्फ्लेशन की बताई गई है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में जब कीमतें बढ़ जाती हैं, तो आरबीआई बैंक रेट को भी क्या कर देती है? बढ़ा देती है। क्यों? ताकि आपका जो कमर्शियल बैंक है वो ज्यादा बिल डिस्काउंट डिस्काउंट उस बेसिस पे कराए। और देश में जो एक कह सकते हैं परचेजिंग पावर लोग की ज्यादा हो गई है, या कहीं ना कहीं मनी सप्लाई होने की वजह से लोगों की डिमांड बढ़ गई है, एक पॉइंट वो भी होता है उसमें। लोगों की परचेजिंग पावर, डिमांड करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है, उस पर लगाम, नियंत्रण पाया जा सके, कंट्रोल पाया जा सके। वहीं पे जब डिफ्लेशन होता है, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है तो हमें बहुत टेक्निकली चलना होगा, यानी डिफ्लेशन में प्राइस कम हो जाते हैं। और जब डिफ्लेशन में प्राइस कम हो जाएंगे तो बैंक रेट भी क्या हो जाएगा? आरबीआई कम कर देगी, डिक्रीज कर देगी। ठीक है, तो ये पूरा जो तरीका था, ये था बैंक रेट का। ये कहानी यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, आते हैं बैक टू द नोट्स। तो देखो, ड्यूरिंग द बैंक रेट इज इंक्रीज एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन बैंक रेट इज डिक्रीज, यही बात हमने बैंक रेट पे की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है आज की क्लास का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव मेथड, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब यहाँ पर ऑपरेशन बहुत ध्यान से समझना क्या है। ओपन मार्केट मतलब एक खुला मार्केट। अब वैसा मार्केट नहीं जैसे आप समझ रहे कि आप पहुंचे, आपने सामान खरीदा, बेचा, नहीं, वो उस मार्केट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है ना? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? देखो, डायरेक्ट बाइंग, यानी कि डायरेक्टली जब सरकार की जो सिक्योरिटीज होती है, खरीदने और बेचने का काम डायरेक्टली होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं, सरकार की जो सिक्योरिटीज होती हैं, उसको खरीदती और बेचती डायरेक्टली है इन दी ओपन मार्केट। ओपन मार्केट का मतलब ये लिखिए, खुले आसमान के नीचे। ओपन मार्केट मतलब फ्रीली, एक फ्री मार्केट में, उसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है,
अब ये कब होता है ये भी समझो। इन्फ्लेशन के दौरान सिक्योरिटीज को मार्केट में आरबीआई क्या करती है, यानी कि सेंट्रल बैंक का मतलब ही क्या है, यहाँ आरबीआई से है, सिक्योरिटीज को इन्फ्लेशन के टाइम पे बेचती है और डिफ्लेशन के टाइम पे सिक्योरिटीज को खरीदती है। ठीक है ना, बात समझ में आई। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है, इन्फ्लेशन के दौरान मैंने बताया प्राइस ज्यादा हो जाते हैं, तो सिक्योरिटीज मार्केट में सेल करती है सेंट्रल बैंक, ताकि लोग इसमें परचेज करें बैंक के थ्रू और कहीं ना कहीं परचेसिंग पावर को कंट्रोल किया जाए। डिफ्लेशन के दौरान ऑलरेडी प्राइस कम होता है, सेंट्रल बैंक बाय करती है क्योंकि मार्केट डाउन है, बाय करती है बिल्स मार्केट से और कैश पे करती है कमर्शियल बैंक को। यानी कि जब प्राइस कम है तो डिफ्लेशन, जब प्राइस ज्यादा है तो इन्फ्लेशन, उस अकॉर्डिंग खरीदने और बेचने का काम करती है आरबीआई, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। क्या बनी रहे, स्टेबिलिटी। और कैसी स्टेबिलिटी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनी रहे, जो कि आरबीआई का एक कार्य है, कल हम लोगों ने फंक्शंस में डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो ये था ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट है क्लास का आज का टॉपिक, ये दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं और सबसे पहले हमेशा बैंक रेट आता है एज पर रूल। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन के बाद आते हैं वेरिएबल रिजर्व रेशियो। वेरिएबल रिजर्व रेशियो वैसे तो पहले के टाइम पे सीआरआर और एसएलआर लोग बोल देते थे, बट वेरिएबल रिजर्व रेशियो का मतलब ऐसे समझना कि दो टाइप होते हैं इसके। रिजर्व रेशियो की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे रिजर्व रेशियो दो होते हैं। पहला होता है सीआरआर। सीआरआर का मतलब क्या होता है, सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व, बाकी तो लिखा ही हुआ है रेशियो। अब ये होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना। जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कोई भी प्राइवेट हो पब्लिक हो व्हाट्सएवर, ठीक है, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उनको ये आरबीआई के तहत से आदेश होता है या नियम फुलफिल करना होता है कि उनको कुछ मिनिमम कैश रिजर्व के रूप में आरबीआई के साथ मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और वो क्या होगा, जितना आपके बैंक में डिपॉजिट होगा, यानी कि इन शॉर्ट जितना बैंक की कमाई होगी, जितना डिपॉजिट होगा, उसका एक पर्टिकुलर मिनिमम परसेंटेज आरबीआई तय करेगी और उतना हर बैंक को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इन्फ्लेशन रिस्क रेशियो को बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन रिस्क रेशियो को कम कर दिया जाता है। कैसे होता है आइए मैं समझाता हूँ इसको आपको एग्जाम्पल के। हाँ भाई, अब देखो बहुत ध्यान से समझना इस चीज को कि ये किस तरह से होता है। फाइन, देखो इसमें दिया है कि हम लेते हैं सीआरआर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया सीआरआर में क्या होता है कि आरबीआई है, कौन सा बैंक है, आरबीआई सबसे बड़ा बैंक है, इसमें सबसे ऊपर लिखता है। ये कुछ नियम कानून जारी करता है, किसको जारी करता है, कमर्शियल बैंक्स को। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमने ले लिया, अलग अलग पेन से भी लिखेंगे। एक हो गया एसबीआई, ठीक है, और एक ले लिया आईसीआईसीआई बैंक। अभी फिलहाल हम तीन ही लेते हैं। एक हो गया, और कौन सा ले लें, एक्सिस बैंक। ये तीन बैंक है। आरबीआई ने ये नियम निकाला कि, आरबीआई का ध्यान से समझिएगा, आरबीआई ने नियम निकाला कि हमने एक रेट फिक्स किया। वो रेट क्या है, रेट आरबीआई ने तय किया है कि आपको सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो 5% बनाया। अब सीआरआर क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, ये मिनिमम रेट होता है जो कि आरबीआई तय करती है। किसके बेसिस पे, कि जितने भी कमर्शियल बैंक है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, कोई भी हो, उनको अपने टोटल डिपॉजिट का इतना परसेंटेज सीआरआर के रूप में आरबीआई से मेंटेन रखना है। ठीक, तो बहुत इजी है। अब इसको हम समझते हैं कैसे। अब एसबीआई की टोटल डिपॉजिट है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक, ऐसे मान लेना, ठीक है ना, 1 लाख है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, डिपॉजिट। आईसीआईसीआई की 2 लाख है और एक्सेस की 50,000 है। ये सब क्या है, डिपॉजिट। डी का मतलब क्या हुआ, डिपॉजिट। तो ओवरऑल इन कितने पैसा है इनके पास, अब इसका 5% ये देगी। यानी कि एसबीआई आरबीआई को एज पर रूल कितना देगी,
1 लाख का 5% हम निकाल दें सबका, तो 1 लाख का 5% आपका कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, @5%। तो आपका जवाब हो जाएगा तुरंत कितना? 5,000 रुपये SBI जमा करेगी। ठीक है, ये हो गया SBI के द्वारा RBI को। ICICI कितना जमा करेगी? 2 लाख का 5%, यानी कि 10,000 रुपये। और एक्सिस कितना जमा करेगी? 2,500 रुपये। कितना? 2,500। तो एक्सिस का कलर को हम चेंज कर देते हैं। $2,500। तो बात समझ में आई? RBI ने CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, ऐसा रेशियो एक मिनिमम परसेंट डिपॉजिट का जमा करना होता है कमर्शियल बैंक्स को RBI से। डिपॉजिट से अलग अलग बैंक के उन्होंने अपने उस अकॉर्डिंग जो RBI ने परसेंटेज निर्धारित किया, कितना निर्धारित किया? 5% निर्धारित किया। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो जमा कर दिया। किससे जमा कर दिया? RBI को कमर्शियल बैंक से जमा कर दिया और आपका निकल के आ गया। तो SBI से 5,000 मिला, ICICI से 2 लाख का था तो ज्यादा था तो 10 मिला, एक्सिस से कम था तो 2,500 मिला। ये तरीका होता है RBI का कैश रिजर्व रेशियो करने का। फाइन। अब इसमें लिखा है, नेक्स्ट लाइन में लिखा था कि इन्फ्लेशन के दौरान और डिफ्लेशन के दौरान क्या असर पड़ता है। तो भाई बहुत ही सिंपल से, मैं पहले भी बताया था बैंक रेट में, इन्फ्लेशन में प्राइस ज्यादा होते हैं, डिफ्लेशन में प्राइस कम होते हैं। तब इन्फ्लेशन में महंगाई है, देश में मनी सप्लाई काफी तेजी से है, लोगों की परचेजिंग पावर काफी ज्यादा है, तो RBI क्या करेगी? CRR को बढ़ा देगी ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, महंगाई पे नियंत्रण लाया जा सके। डिफ्लेशन में क्या करेगी? CRR RBI कम कर देगी कैश रिजर्व रेशियो, ताकि आपकी जो कमी है पैसों की, इकोनॉमी में जो बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है, कैश की कमी चल रही है, मूवमेंट, उस पर नियंत्रण पाया जा सके। तो यही बात कही थी CRR। ठीक है, तो ये पूरा कैश रिजर्व रेशियो की समरी थी जो मैंने आपको समझाई। आते हैं बैक टू द टॉपिक, वापस टॉपिक पे आता है। नेक्स्ट है, एंड उसके बाद इसको समझते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की। ये क्या होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? ठीक है, सेम CRR की तरह होता है, इसको SLR कहते हैं। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड SLR। क्यों SLR कहते हैं भाई? बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि स्टैट्यूटरी है, एज पर स्टैट्यूटरी, बाकी L से लिक्विडिटी, R से रेशियो। सेम कहानी वही है, बस जब बैंक, इट रिफर्स टू परसेंटेज फॉर्म ऑफ सम एसेट्स which other banks have to maintain with central banks in the form of liquid assets। यानी कि पिछले वाले से और इसके वाले में अंतर किस चीज का है? पिछले वाले में चीजें कैश के फॉर्म में मेंटेन करनी थी, इस वाले में चीजें लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में मेंटेन करनी है। कहने का मतलब वही चीज है, सारी कहानी वही है। अगर हम वापस व्हाइट बोर्ड पे जाएं तो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे जाके जो मैंने आपको समझाता। यहाँ पर RBI ने कैश के थ्रू किया था, किसके थ्रू? ये सारा काम किसके थ्रू हुआ था? ये सारा काम ऊपर कर दो। ये CRR में सारा काम कैश के थ्रू हुआ था कि आप डिपॉजिट्स मेंटेन करिए। SLR में क्या होगा? सेम RBI फिक्स करेगा, एक रेट फिक्स करेगा, लेकिन अब आपको कैश की जगह पे सारे बैंक्स को अपने जो भी डिपॉजिट होंगे उसके अनुसार कुछ परसेंटेज लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में देना पड़ेगा। किसके फॉर्म में देना पड़ेगा? लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में देना पड़ेगा। और मैं बता दूं लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं। लिक्विड एसेट्स का सिंपल सा मतलब होता है, क्या मतलब होता है लिक्विड एसेट्स का? कि जो भी एसेट्स इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, इजीली कैश में जिन एसेट्स का कन्वर्जन हो जाए उनको लिक्विड एसेट्स कहते हैं। यानी कि कहानी फिर वही है, RBI कुछ परसेंटेज तय करेगी, हर बैंक को अपने डिपॉजिट जितने होंगे उसके अनुसार RBI के साथ मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन किस चीज का परसेंटेज? कैश का करते थे वो CRR में, SLR में कैसा करेंगे? लिक्विड एसेट्स का। अगर SBI का वही चीज कहें, 1 लाख की थी तो वो 5% बोला है, अगर SLR तो 5% हो जाएगा आपका लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में। तो CRR और SLR का तरीका सेम है, कहानी पूरी सेम है, बस फर्क है CRR में कैश के पॉइंट से, कैश को ध्यान में रखते हुए RBI से कमर्शियल बैंक मेंटेन करता है अपने डिपॉजिट के अकॉर्डिंग, और SLR में कमर्शियल बैंक RBI से लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में मेंटेन करता है डिपॉजिट्स के अनुसार। तो बस रेशियो का अंतर है, उसमें कैश का अंतर था, इसमें लिक्विड एसेट का अंतर है।
बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही हम रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो आरबीआई के हैं मेथड्स, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ये बहुत टेक्निकल है, तो आपको बहुत आराम से समझना है, और हम एक एक टॉपिक को बहुत ही क्लियरली डिफाइन करेंगे जिससे कि आपको पॉइंट समझ में आ जाए। कल की क्लास में हम लोग रिमेनिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें। जस्ट टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।